नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। जो पिछला वीडियो था उसमें अपन ने पढ़ा था हमारे अतीत, जो एनसीईआरटी क्लास 6 का पहला लेसन है उसका एक भाग कंप्लीट किया था। आज दूसरा भाग कंप्लीट करेंगे, यानी उसका जो शेष बचा हुआ चैप्टर था उसको कवर करेंगे। तो आज जो है हम कवर करेंगे, इसके पहले देश के नाम तक का जो है हम कवर कर चुके हैं, वीडियो हमारी अपलोड है। इसके बाद हम देखेंगे अतीत के बारे में कैसे जानें, यहाँ से हमें जो है तैयार करना है अतीत के बारे में कैसे जानें। तो शुरू करते हैं। अतीत अतीत यानी कि इतिहास, जो बीत चुका है, वो जो बीत चुका है उसकी जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है, यानी कि कोई ऐसी किताब मिल जाए जो 100 साल पहले, 200 साल पहले, 500 साल पहले लिखी गई थी। अगर वो मिल जाए तो उसमें हमें उस समय की घटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। तो ऐसी पुस्तकों को क्या कहते हैं? ये पुस्तकें अगर हाथ से लिखी हुई हैं तो हाथ से लिखी हुई पुस्तकों को पांडुलिपि कहा जाता है। पांडुलिपि पांडुलिपि को अंग्रेजी में बोलते हैं मैन्युस्क्रिप्ट, तथा लैटिन भाषा में इसे मेनू कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है हाथ से लिखना। यानी कि हाथ से लिखना पांडुलिपि कहलाता है। अंग्रेजी में इसे हम लोग बोलते हैं मैन्युस्क्रिप्ट, और लैटिन में इसको बोलते हैं मेनू। मेनू मतलब हाथ से लिखा हुआ या हाथ से निकला है, ये सारी चीज़ें। ये पांडुलिपियाँ प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार किए गए भोजपत्र पर लिखी जाती है। याद रखना अपन को कि जो आपके पांडुलिपि हैं वो किस पेड़ पे? भूर्ज पेड़ पे और ताड़पत्रों, इन पर लिखी जाती है। ठीक है, एक इसका प्रारूप भी आपको दिखा दें। एक प्रारूप इसका बना हुआ है, ये देखिए ध्यान से। ये जो है जो लिखा हुआ है, ये इसमें प्रारूप बना है। ये पूरा प्रारूप पांडुलिपि का है, हाथ से लिखित है। और ये भुर्ज नामक पेड़ की छाल, ठीक, यह लगभग 1000 वर्ष, यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी हुई थी। ठीक, किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था, और भूर्ज पेड़ की छाल से बनी ऐसी ही पांडुलिपि को हम यहाँ देख सकते हैं। ये भूर्ज पेड़ की छाल से बनी हुई है, ये इसको हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो अतीत के बारे में जो अपन ने पढ़ा वो ये पढ़ा कि अतीत के बारे में हम जान सकते हैं। पहली चीज़ है पांडुलिपि। इसके बाद और भी तमाम चीज़ें हैं जिनको हम जान सकते हैं, लेकिन पांडुलिपि पहला हो गया। तो अगर क्वेश्चन आता है अतीत के बारे में क्या जान सकता है, तो उसका एक उत्तर पांडुलिपि भी होगा। ठीक है, इसके बाद हम जो अगला इसमें देखने जा रहे हैं टॉपिक, इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गई, फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध हैं। प्रायः ये पांडुलिपियां मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती हैं। ये ध्यान रखना है, कहाँ मिलती हैं? मंदिरों में और विहारों में। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियाँ, विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों पर चर्चा मिलती है। यानी कि जो अतीत में कैसे धार्मिक मान्यताएं थी, कैसे जो है राजाओं का जीवन हुआ करता था, कौन कौन सी औषधियाँ थीं, और उस समय का विज्ञान आज के विज्ञान से किस प्रकार अलग था, ये सारी चर्चाएँ उस पर मिलती हैं। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएँ और नाटक भी हैं। महाकाव्य जैसे महाभारत वगैरह, ये सब कविताएँ, नाटक, इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए भी मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृतिक और तमिल में हैं। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग, तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि सबसे अधिक भाषा जो बोली जाती थी वो प्राकृत भाषा ही थी। सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा जो थी वो प्राकृत भाषा ही थी, क्योंकि ये आम लोग प्रयोग करते थे। तो सब आम लोग मतलब अधिक लोग प्रयोग करते होंगे। ठीक है, और दूसरी चीज़ अपन कहाँ से जान सकते हैं? इसके अलावा जो दूसरी चीज़ जान सकते हैं, एक तो हमें पांडुलिपि, दूसरा है हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। एक तो पांडुलिपि का अध्ययन कर सकते हैं, दूसरा दूसरा अपन कर सकते हैं अभिलेखों का अध्ययन। ऐसे लेख पत्थर व धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए जाते थे। यानी अभिलेख, पांडुलिपि और अभिलेख में क्या अंतर है? पांडुलिपि जो थी उसे अपन जो है हाथों से लिखते हैं,
ताड़पत्रों में लिखते हैं या भुर्ज नामक पेड़ पे लिखते की छाल पे लिखते हैं। और जबकि अभिलेखों को किस पे लिखना है, पत्थर, कठोर पत्थर पे लिखना है, या फिर जो है हम लिख सकते हैं कठोर धातुओं की सतह पर लिख सकते हैं उस पे, ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें और उनका पालन कर सकें। कुछ एक यहाँ पे ये जो अब दिखाई दे रहा, ये जो है एक अभिलेख है जो एक पत्थर पर बनाया गया है, ठीक है, ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें, उनका पालन कर सकें। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं, रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों की विमूर्ति की है। उदाहरण के लिए प्राय शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखते थे, यानी कोई शासक अगर लड़ाई में विजय हो गया तो अपनी विजय गाथा पत्थर पर लिख देता था, तो वो उसी के नाम से अभिलेख बन जाता था, ठीक है। और वो सब अभिलेख यानी पत्थर हमेशा प्रेजेंट, पत्थर की जो लाइफ है वो ज़्यादा होगी इन कागजों की अपेक्षा। जो ताड़पत्र वगैरह हैं इनकी अपेक्षा पत्थरों की लाइफ ज़्यादा होगी। इस वजह से अपनी विजय गाथा को ताड़ के मतलब ना लिख के अगर पत्थरों पर उत्कीर्ण कराएंगे या धातु पर उत्कीर्ण कराएंगे तो उसको हम अभिलेख कहेंगे, ठीक है। इसके अतिरिक्त और भी कई वस्तुएं हैं जिनसे हम अतीत के बारे में जान सकते हैं। जैसे ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है, यानी कि कई पुरानी वस्तुओं की खोजबीन करने वाला व्यक्ति जो होता है उसको हम पुरातत्वविद कहते हैं। यहाँ पे दो बातें अपन को देखने मिलेंगी, एक इतिहासकार, एक पुरातत्वविद। इतिहासकार मतलब ऐसा व्यक्ति जो अतीत का अध्ययन करता है उसको हम लोग इतिहासकार कहते हैं, ठीक है। और पुरातत्वविद किसको कहते हैं, ऐसा व्यक्ति जो अतीत पर जो पुरानी वस्तुएं हैं उनका खोजबीन करता है। जैसे पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों को खोजता है, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करता है, वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों आदि का अध्ययन कर सकता है, ठीक है। तो कुल मिला के पुरातत्वविद होते हैं वह पुरानी वस्तुओं का अध्ययन करते हैं, जैसे पत्थर, ईंट, इमारत, अवशेष, ठीक है, इन सब चीज़ों का अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है। तथा सिक्कों का भी अध्ययन करते हैं, वो सिक्कों का, पुराने जो सिक्के हैं उनका भी अध्ययन कर सकते हैं। तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए भी छानबीन तथा खुदाई करते हैं, ठीक है। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पक्की मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं, ठीक है। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों, मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते थे, उनसे यह मदद मिलती थी कि अतीत के लोग खाते क्या थे, ठीक है। वैसे ये सारी चीज़ें बच पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी जानने की कोशिश करते थे। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ें थी जो मैंने बताई आपको। दूसरी चीज़ अपन इसी के अंदर देखेंगे, क्या पुरातात्विक को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिले होंगे, क्या उन्हें कपड़ों के अवशेष मिले होंगे, क्योंकि कपड़ों के अवशेष मिलना थोड़ा कठिन काम है, क्योंकि वो काफ़ी स्क्रैप हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं इस वजह से। पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व, तीन चीज़ें। पांडुलिपि जो कि हाथ से लिखे जाते थे, अभिलेख जो कि पत्थरों या धातु पर उत्कीर्ण किए जाते थे, और पुरातात्विक वस्तुएं जैसे कि पुरानी वस्तुएं हो गई, सिक्के वगैरह हो गए, पत्थर वगैरह हो गए, से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते थे। यानी कि इतिहास के स्रोत हैं जी, इतिहास के स्रोत कौन कौन से हैं, पांडुलिपि, अभिलेख और पुरातात्विक चीज़ें हैं, ये सब जो है स्रोत हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं, मैंने बताया था पहले ही, इतिहासकार किन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है। यानी अगर कोई पुरानी पांडुलिपि मिल गई या कोई पुराना अभिलेख मिल गया या पुरानी वस्तु मिल गई तो अतीत के बारे में जानना बहुत ही इंटरेस्टेड हो जाएगा, मज़ा आने लग जाएगा फिर, क्योंकि हमें चीज़ों का आसानी से पता होगा। क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातात्विक उन जासूसों की तरह हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत की जानकारी हमें प्रदान करते हैं, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट चीज़ें थी इसके अंदर। बाकी कोई जैसे अतीत एक या अनेक है,
क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया? यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा इस तथ्य पे किया गया क्योंकि मतलब जरूरी नहीं है कि एक ही हमें स्रोत मिले, तमाम स्रोत मिल सकते हैं, इस वजह से। तो ऐसा इस तथ्य की ओर ऐसा क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत का अध्ययन किया? यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया जाता है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए एक अतीत के अलग अलग मायने हैं। उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजा और रानियों के जीवन से लगता है। यानी अगर कोई आपको अभिलेख मिलता है, उस अभिलेख में राजा रानियों के बारे में लिखा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि अतीत केवल राजा रानियों के लिए ही था, बल्कि पशुपालक और कृषकों के लिए भी था, शिल्पकारों के लिए भी था। तो हर तरह के अतीत उसमें व्याप्त हैं। तो उस समय भी देश में अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहार और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियाँ पकड़कर, शिकार करके, फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर हैं। इस प्रकार के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। ठीक है। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है। उस समय शासक अपनी विजयी का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक, पशुपालक जैसे आम आदमी प्राय अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। इसलिए जो भी हमें, जैसे जितना इतिहास आपने पढ़ते हैं अपन, जैसे प्राचीन भारत पढ़ लिया, तो प्राचीन भारत में राजाओं के बारे में आपको मिल जाएंगे, कहीं ये वंश था, वो वंश था, क्योंकि उन्हीं से संबंधित अभिलेख आपको देखने मिलते। छोटी चीज़ें आपको देखने ज़्यादा नहीं मिलती। उसके लिए हमें पुरातत्व की सहायता नहीं पड़ती है, क्योंकि पुरातत्व की सहायता से हमें अनेक जीवन को जानने में मदद मिलती है। हालांकि अभी भी इनके बारे में जानना बहुत कुछ शेष है। ठीक है। तो पुरातत्व का मतलब सीधी सीधी सी जो 3 इम्पोर्टेंट बातें हैं, पहला आपका है जो है वो पांडुलिपि है। ठीक है, अभिलेख। इनसे ज़्यादातर चीज़ें आपको मिलेंगी पुराने शासकों के बारे में, और जो पुरातत्विक चीज़ें हैं इनसे आपको मिलेगी सामान्य जीवन के बारे में जानकारी मिलेगी, जो सामान्य जीवन जीते थे, जैसे शिकारी हो गए, आपके कृषक हो गए, आपके शिल्पकार हो गए, पशुपालक हो गए, उनके बारे में जानकारी आप ज़्यादा मिलेगी। ठीक है। इसके बाद आपका आता है तिथियों का मतलब क्या है। तिथियों का मतलब 2 तिथियां यहाँ पे आपको देखने मिलती हैं, एक ईसा पूर्व और एक ईसवी। ठीक है। तो ये क्या है? अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष, जैसे कि 2000 इस तरह को कोई और वर्ष बताओगे। वर्ष की यह गणना ईसाई के जो धर्म प्रवर्तक थे, ईसा मसीह के जन्म से तिथि की जाती है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य है कि ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष बाद। ईसवी में यही होता है, ईसवी में होता है ईसा मसीह के जन्म के बाद। ईसवी ये पूर्व, जन्म के पूर्व। ईसा पूर्व मतलब जन्म के पूर्व। अगर लिखा है ईसा पूर्व तो इसका मतलब है कि ईसा मसीह के जन्म के पूर्व को हम ईसा मसीह कहेंगे, और पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभ बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। ठीक है। तो ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व से पहले के रूप में जानी जाती हैं। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना प्रारंभ बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करते हैं, ईसा मसीह के जन्म से पूर्व। ठीक है। तो ये दो इम्पोर्टेंट बातें आप समझ लें तिथियों के बारे में बस। ईसा पूर्व कब? ईसा मसीह के जन्म से पहले। ईसवी कब? ईसा मसीह के जन्म के बाद। ठीक। ये 2 इम्पोर्टेंट बातें हैं इसके अंदर अपन देखने को मिलती हैं, और जो इम्पोर्टेंट होगा वो मैं शॉर्ट नोट बनाया हुआ है, उस शॉर्ट नोट्स अपन देखेंगे। ठीक है। तो इससे अपन ने क्या पढ़ा है, इस पूरे शॉर्ट नोट इसको पूरा रिप्रेजेंट किया गया है। तो इतना सब पढ़ने के बाद एक शॉर्ट नोट भी बनाया हुआ है, तो पूरा जो है आप देखें।
क्या क्या अपन को देखने मिलता है। सबसे पहले तो जो पिछला वीडियो था वो था NCERT क्लास 6 हमारे अतीत फर्स्ट बुक का नाम है ये। लेसन 1 क्या कब कहाँ कैसे, उसका ये भाग 2 है, यानी कि इसका जो है आधा चैप्टर हम कवर कर चुके थे, वो जो है हमारा पहले भाग में है, अब ये दूसरा है। तो हमने इस सब से क्या सीखा है वो सारे पॉइंट, क्योंकि इसी तरह की वीडियो मैं आपको जो है अपलोड करता हूँ कि पहले अपन बुक से पढ़ते हैं, फिर बुक से जो है जो मेन पॉइंट है उनको निकालते हैं जो महत्वपूर्ण है। जैसे पहला है, हाथ की लिखी पुस्तकों को हम पांडुलिपि कहते हैं। अंग्रेजी में से मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं और लैटिन में मेनू का अर्थ हाथ से लिखना होता है। दूसरी चीज़ जो अपन को देखने मिलती है वो होते हैं अभिलेख। दूसरी चीज़ आपको क्या देखने मिलती है वो है अभिलेख। पत्थरों या धातुओं की कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए जाते हैं अभिलेख, उन्हें अभिलेख कहते हैं। ठीक है। इसके बाद तीसरी जो चीज़ है आपकी, हम और क्या अतीत के बारे में जान सकते हैं। पत्थर, ईंट के अवशेष, चित्रों और मूर्तियों का अध्ययन कर सकते हैं। औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों, सिक्कों की खुदाई से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इन सभी वस्तुओं का अध्ययन करने वाले को पुरातत्वविद कहते हैं। पत्थर, ईंट और अवशेष हैं, चित्रों, मूर्तियों, इन सब का अध्ययन करने वाले को पुरातत्वविद कहते हैं। जो अतीत का अध्ययन करते हैं उन्हें हम इतिहासकार कहते हैं। जो अतीत का अध्ययन करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, इतिहासकार कहते हैं। ठीक है। और इसके बाद हमें तिथियों का भी ज्ञान होना चाहिए। तो ईसा पूर्व कब से, ईसा पूर्व का मतलब क्या है, ईसा मसीह के जन्म से पूर्व, यानी कि इसको बोलते हैं बिफोर क्राइस्ट, BC। और ईसवी AD, एनोडोमनी यानी कि ईसा मसीह के जन्म के बाद। ईसा मसीह के जन्म के बाद को ईसवी और ईसा मसीह के जन्म से पहले को ईसा पूर्व। तो ये आज पहला लेसन जो है आपका कवर हो गया। अगर आपके पास इसकी बुक है या फिर आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं, तो एक बार बुक से भी रीड करें तो आपको बहुत बेहतरीन समझ में आएगा, अच्छा समझ में आएगा। और चैप्टर के बाद कुछ प्रश्न भी दिए गए हैं, उनको भी लिखिए। ठीक है। इससे आपका जो है राइटिंग काफ़ी अच्छी हो जाएगी, जो आपके GS पेपर में आपकी हेल्प करेगी। तो अब कल हम लोग मतलब जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो लेसन 2 का होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप जो है लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।